चलिए देखिए, मैं तो कुछ और पढ़ा रहा है। बहुत पीछे नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, मिनट में वो कर लेंगे। ठीक है, मैथ्स का कुछ क्वेश्चन बचे रह गए तो उसको पूरा फिनिश करवा देते हैं। चलिए हम ऑनलाइन अटेंड तो करेंगे वहाँ से। अरे हाँ करोगी तो वही बेटा, तुमको हाय बड़े भेजेंगे। फिजिक्स में हम आपको आज पढ़ा रहे हैं न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। बस कुछ देखिए करेंगे, कोई बुक की जरूरत नहीं, आप खाली देखे रहो, कल बोर्ड पे देखिएगा क्या चीज। अच्छा, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ में सबसे पहले तो हम लोग बात कर लें ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी क्या है? ठीक, देखिए बहुत छोटी सी बात लेकर चलेंगे आपको। अगर हम देखिए क्या होता है, समझेगा, कोई भी चीज को ऐसे डाउन करते हैं पावर करते हैं तो नीचे आती है, आती रहती है। किसी स्टोन को आप ऐसे ड्रॉप कर दीजिए तो स्टोन क्या करेगा? नीचे गिरेगा, गिरेगा। ऐसा क्यों होता है? होता क्यों? वाई दिस? होता यह है, जो अर्थ है, ये अर्थ हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ पुल अप करती है, खींचती है। मीन कहने का, जब भी कोई बॉडी इस मोड में रखा हुआ होता है तो वो अर्थ भी क्या होती है, इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करती है। और किधर करती है? ये जैसा ये बॉडी है, अर्थ क्या करेगी? इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन, ठीक। जो ये प्रॉपर्टी होती है, अर्थ की जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, यानी किसी भी बॉडी को अर्थ के थ्रू अपनी तरफ खींचना, अपने सेंटर की ओर खींचना, ये क्या है? उसकी ग्रेविटी। ठीक, देखा होगा, कोई भी चीज छोड़िए, ये देखिए, इसको डाउन होना ही नीचे यार, तो क्यों आती है? क्योंकि क्या, इस अर्थ में जो अर्थ है, ये हर बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींचती है। ठीक, अर्थ की जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द ग्रेविटी। ये जानना बहुत जरूरी था, ग्रेविटी। अच्छा, क्यों जानना जरूरी था? क्योंकि जो हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, इसमें इसका यूज बहुत। वो कैसे? न्यूटन साहब ने क्या किया, समझिए, देखिए क्या क्या उन्होंने इस यूनिवर्स में दो बॉडीज हैं, अब दो बॉडीज हैं, दो डिफरेंट बॉडीज हैं, तो डिफरेंटली इनके मास डिफरेंट होगा। और ये बॉडीज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर, मान लेते हैं आर डिस्टेंस। क्या दो बॉडीज ए और बी है, मास उनका m1 और m2। मास क्या है? m1 और m2। इन दोनों बॉडीज को एक सर्टेन डिस्टेंस r पर रख दिया। क्या रख दिया? रख दिया। उस पर डिस्कस किया, देखा, तो देखा क्या, उन्होंने बताया क्या कि जब दो बॉडीज यूनिवर्स में कुछ डिस्टेंस पर रखी हुई होती हैं तो उनके बीच में एक फोर्स एक्सर्ट हो जाता है, एक फोर्स एक्सर्ट हो जाता है। When two bodies are placed at some distance in a universe, then a force is exerted between these two bodies. Okay?
एक फोर्स एग्जर्ट हो गया, इन दोनों के बीच में फोर्स एग्जर्ट हो गया। जो इनके बीच फोर्स एग्जर्ट हो गया एफ मान लेते हैं, एफ, वो फोर्स की डिपेंडेंसी क्या है, किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्कस किया, देखा तो क्या पाया कि जो फोर्स एग्जर्ट हुआ है वो इन बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है मतलब अगर इनका प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो ये फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब जिसके बढ़ने से ये बढ़ेगा, इसके घटने से ये घटेगा। देखिए मास के साथ रिलेशन, इन बॉडीज के मास के साथ ऐसा रिलेशन पाया कि जो फोर्स है वो इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? दूसरी बात क्या देखा, यही फोर्स जो है इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ आ रहे हैं? स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज होगा, डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे फोर्स इंक्रीज होगा। मतलब क्या, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो फोर्स कम हो जाएगा, ये डिस्टेंस कम हो जाएगी फोर्स घट जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगी तो डिस्टेंस कम हो जाएगी ना, तो फोर्स उल्टा हो रहा है। देखो इसको इंक्रीज होने से ये डिक्रीज होगा, इसके डिक्रीज होने से ये इंक्रीज होगा। अभी मासेस यहाँ है, ये यहाँ है, इसको थोड़ा और बढ़ा दें तो फोर्स थोड़ा हमारा कम हो जाएगा। इसको खिसका के इधर कर दे, साथ में कर दे, ये फोर्स हमारा क्या हो गया, कम हो जाएगा। तो बेसिकली हम ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में बात करें, क्या हुआ ठीक है, स्टडी टाइम में नहीं, बिल्कुल सीरियस हो, हंसी मजाक नहीं, ठीक, हमको कथा नहीं कह रहे हैं, सामने मिलेगा। बेसिकली हम बात ये कर रहे थे न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जरूर पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत अच्छे पढ़ाए में चीजें पढ़ा रहे हैं। इस लॉ में क्या, उन्होंने क्या देखा कि दो बॉडीज को इनवर्स में कुछ डिस्टेंस पे रखा, रख कर देखा तो उनके बीच का एक फोर्स एग्जर्ट हो जाता है बेटा। ये फोर्स, तो जो फोर्स होता है इनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर लिखेंगे तो यही लिखेंगे, चलिए लिखते जाइए साथ में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two bodies are placed at some distance in universe, अभी देखा नहीं, हम तो देख रहे थे। according to this law, when two bodies are placed at some distance in universe, then a gravitational force is exerted between these bodies, which is directly proportional to product of their masses and
inversely proportional to the square of distance between them. वही बात हम भी लिख रहे हैं, ठीक है। when two bodies, इसको ज्यादा सा डार्क कर दें क्या, चल जाएगा। चलो when two bodies are placed at some distance in universe, then are gravitational force when two bodies are placed at some distance in universe, then a gravitational force is exerted between these bodies, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. बात वही है, एक बॉडी हमारी A है, दूसरी बॉडी हमारी क्या है, B है। इसका मास क्या बेटा है, A है तो M1 है, और इसका मास क्या है, M2 है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R। यहाँ हल्का डेरिवेशन भी होता है फिजिक्स में, लेट two bodies of masses M1 and M2 are placed at distance R, then at distance R, then एक काम करते हैं, इस फिगर को थोड़ा छोटा कर देते हैं, नहीं आएगा नहीं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये समझ गए ही होंगे। ये हमारा ए हो गया, ये हमारी ए बॉडी हो गई, ये हमारी क्या हो गई, बी बॉडी हो गई, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, और ये डिस्टेंस हमारी क्या है, R। ठीक है, लेट टू बॉडीज ऑफ मास M1 and M2 are placed at distance R, then according to Newton's gravitational लॉ, क्या है लॉ, बताया ना, देखिए यहां से देखिए, लॉ यहां है, which is मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो जो इसके बीच फोर्स लग रहा है, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इन दोनों बॉडीज में, ये फोर्स F क्या है, इन दोनों मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल में है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, ये हमारी क्वेश्चन सेकंड हो गई। और यही फोर्स जो है इनके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये हो गया, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंबाइन कर लिया, क्या मिला हमको, we get what, F is directly proportional to M1 M2 upon r²। इस मिलेगा, देखो F जो है इसके प्रोपोर्शनल है, F है इसके प्रोपोर्शनल है, दोनों कंबाइन कर लिया तो F कॉमन हो गया, यानी एक बार लिख दिया। फिजिक्स का रूल होता है कि जब इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, इसको हटाएंगे, दैट इज F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R²। ये
कैपिटल जी आ गया बीच में। अब देखिए है क्या चीज, वेयर कैपिटल जी इज a constant called, इसी का नाम बैठा है क्या, ग्रेविटेशनल क्या है ये, कैपिटल जी कांस्टेंट है और इसी का क्या नाम है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, क्या नाम इसका है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसकी क्या डिफिनेशन होती है, कैसे डिफाइन करेंगे, क्या इसकी यूनिट्स होंगी, वो बाद में पहले इसको नोट कर लीजिएगा। तो मैं कोई दिक्कत है, पूरा क्लियर है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा था क्वेश्चन में, जरूर है तो आपको नोट कर लीजिए इसको। बहुत अच्छा चल रहा है। अब हम इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये इस जी को डिस्कस करेंगे क्या है, अभी भी हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसलिए हम लिख रहे हैं वी नो दैट F is equal to G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, देखिएगा इसको डिफाइन कैसे करते हैं। इफ m1 m2 is equal to 1 kg, r is equal to 1 मीटर, समझे, m1 m2 is equal to 1 kg और r is equal to 1 मीटर। what we obtained, F is equal to G 1 into 1 upon 1 square, F is equal to क्या हो गया, G हो गया, this implies that G is equal to F आ गया, क्या हो गया, G is equal to F, ये G F के इक्वल आया, यहाँ समझेगा, देखिए ध्यान से, ये G F के इक्वल कब आया, G और F दोनों इक्वल हो गए, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, F ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इक्वल कब आया, क्या हुआ, ये दो बॉडीज हैं, ये समझेगा, एक बॉडी हो गई, ये बॉडी, एक बी बॉडी हो गई, एक यहाँ और यहाँ, क्या भैया, ए भी 1 kg का है और बी भी क्या है 1 kg का है, और ये डिस्टेंस क्या है 1 मीटर, क्या डिस्टेंस है 1 मीटर, मतलब अगर 1 kg के बॉडीज को 1 मीटर डिस्टेंस पर, ध्यान से समझिएगा, 1 kg की दो बॉडीज को 1 मीटर की डिस्टेंस पर अगर हम प्लेस करते हैं, रखते हैं, तो उनके बीच जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होता है, वो फोर्स हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझे, 1 kg की बॉडी 1 kg की बॉडी रखा कितने है 1 मीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है, तो क्या 1 kg की दो बॉडीज को अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पर हम प्लेस करते हैं, तो उनके बीच जो फोर्स एक्सर्ट होता है, दैट फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर, तो इसको लिखना चाहें, डिफाइन करना चाहें, जैसे लिखेंगे, व्हेन the force exert between two bodies of unit mass at unit distance, unit का मतलब वंस, ठीक है, at unit distance is called gravitational constant, is called what, gravitational
कांस्टेंट। क्लियर बात? ओके। 1 kg की बॉडी को 1 मीटर डिस्टेंस पर पुट अप करते हैं तो उनके बीच जितना फोर्स एक्सर्ट होता है वही फोर्स हमारा क्या होगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा। आपने इसको डिफाइन कर लिया। इसकी यूनिट पूछी जाती है, यूनिट। यूनिट देखिएगा, यूनिट पे ठीक है। यूनिट अच्छा, यूनिट के लिए बात करेंगे तो क्या है? मामला ये है हमारा, we know that F is equal to G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये तो है ना। अगर हम यहां से G फाइंड करेंगे तो देखिए ट्रांसपोज करेंगे तो G हमारा क्या आएगा? F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, ये आ गया। अब सुनिएगा, F क्या है? फोर्स है। इसकी यूनिट क्या? न्यूटन। r डिस्टेंस है, इसकी मीटर स्क्वायर, और ये केजी हो जाएगा, केजी स्क्वायर। ठीक हो गया। तो क्या मिला हमको भैया? दैट इज, न्यूटन को भी लिखना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? केजी, या ऐसे लिख दो, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी। जो भी बस समझा रही, कोई दिक्कत